नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है वंशानुक्रम के नियम, लॉज ऑफ हेरिडिटी। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने वंशानुक्रम के अर्थ, उसकी परिभाषाएं एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम होते हैं। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम जिन नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है, यह विषय भी अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। वंशानुक्रम के ये नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं। जैसे पहला नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। नंबर दूसरा है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। नंबर तीसरा है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। नंबर 4 है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। नंबर 5 है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। और नंबर 6 है मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ। अब हम इन सभी नियमों को एक एक करके देखेंगे। पहला जो नियम है वह है बीजकोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है, बीजकोश का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बीजमैन के बीजकोश की निरंतरता का जो यह नियम है, इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी आलोचना करते हुए बीएन झा ने लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीजकोश के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को देते हैं। बीजकोश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे में रख दिया जाता हो। बीजमैन का सिद्धांत न तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और न ही यह संतोषजनक है। यह मत वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। वंशानुक्रम का दूसरा जो नियम है वह है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं, वैसी ही उनकी संतानें होती हैं। इस नियम के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी और मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। इसीलिए इस नियम को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। तीसरा नियम है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नता भी पाई जाती है। इसका कारण बताते हुए सोरेनसन ने लिखा है, इस विभिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वालों में जो डार्विन तथा लैमार्क थे, उन्होंने अनेक प्रयोग किए। अनेक विचार द्वारा यह मत प्रकट किया कि उपयोग न करने वाले जो अव्यय होते हैं या विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा वंशानुक्रम जो होती है, वंशानुक्रम की जो विशेषताएं होती है, उनका उन्नयन होता है।
वंशानुक्रम का जो अगला नियम है वह है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। प्रकृति का नियम यह है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं होते। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बाबर, अकबर, महात्मा गांधी के पुत्र उनसे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे। इसका दो मुख्य कारण हैं। पहला एक कि माता पिता के जो जीन्स होते हैं उसमें एक अधिक शक्तिशाली होता है और दूसरा कम शक्तिशाली होता है। दूसरा कारण यह है कि माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी का जीन्स अधिक शक्तिशाली होता है। अगला जो नियम है वह है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इस नियम के अनुसार माता पिता अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त कराते हैं। इस नियम का उल्लेख करते हुए लेमार्क ने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। और इसका उदाहरण देते हुए भी लेमार्क ने कहा है कि जो जिराफ पशु की गर्दन थी वो पहले जो थी वो घोड़े के समान थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण से वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का जो गुण है वह अगली पीढ़ी को संक्रमित होने लगा। और लेकिन आज का जो युग है, विकासवादी जो युग है, वह अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है। इस संबंध में वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है, क्योंकि जो भी अर्जित गुण होते हैं उसे संक्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप कोई भाषा सीख लेते हैं तो क्या आप जीन्स के द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चे को संक्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो चीज़ है संक्रमण का नियम, यह इस प्रमाण की पुष्टि नहीं करता है। अगला जो नियम है वह है मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इस नियम को मेंडल नामक व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाली मटरों में सब वर्णसंकर जाति की थी। मेंडल ने इन वर्णसंकर मटरों को फिर से बोया और इस प्रकार उसने उगने वाली मटरों को फिर से कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्णसंकर होने के बजाय शुद्ध थी। मटरों के समान मेंडल ने चूहों पर भी बहुत सारे प्रयोग किए। उसने सफ़ेद और काले चूहों को भी साथ साथ रखा और उनसे जो चूहे उत्पन्न हुए वे पहले काले थे, मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर था वो उभर के आया। फिर से उसने इन वर्णसंकर काले चूहों को एक साथ रखा और इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे जो थे काले और सफ़ेद दोनों रंगों के थे। तो इस प्रकार से जो है अपने प्रयास के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। यह सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी व्याख्या करते हुए बी.एन. झा ने लिखा है कि जब वर्णसंकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। मेंडल के नियम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी।
कैपिटल टी को हम टॉल प्लांट्स के लिए रखते हैं, लंबे पौधों के लिए, और स्मॉल टी को हम लोग ड्वार्फ प्लांट्स के लिए यानी कि बौने पौधों के लिए रखते हैं। यहाँ पे लंबे पौधों को और बौने पौधे को जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है इनके बीच क्रॉस कराया गया, और हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है F1 जनरेशन में वो सभी प्लांट हमें लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कैपिटल टी है सब में है, और कैपिटल टी जो होता है डोमिनेंट फैक्टर होता है, जिसके वजह से सारे जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, यहाँ पे फादर का दर्शाया गया है कैपिटल टी और मदर का दर्शाया गया है एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो उससे हमें प्राप्त होते हैं 2 कैपिटल टी प्राप्त होते हैं, और नेक्स्ट जो हमें प्राप्त होता है वह कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। फिर इनके बीच जो है क्रॉस कराया जाता है, और इनसे जो प्राप्त रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 2 कैपिटल टी यानी कि टॉल पौधा, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी टॉल पौधा होगा, और एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, इसमें भी टॉल पौधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि टी जो है कैपिटल टी डोमिनेंट है, और लास्ट में हमें प्राप्त हो रहा है 2 स्मॉल टी, यानी कि जो हमें प्राप्त होगा वो बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है कंप्लीट डोमिनेंस दर्शाया गया है, और हमें जो रेशियो प्राप्त हुआ है वह है 3:1 का। यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। मेंडल को हम लोग दूसरे तरफ से भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है पर्पल फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। तो पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच जब क्रॉस कराया गया तो हमें F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट्स थे उनमें सब में पर्पल फ्लावर प्राप्त होते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि यह पर्पल फ्लावर जो है डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, इसलिए सारे पौधे हमें जो है सारे पौधों में पर्पल फ्लावर प्राप्त होते हैं बैगनी कलर के। फिर जो है नेक्स्ट हम लोग सेकेंड जनरेशन में अगर देखते हैं तो हमें 3 जो हैं पर्पल फ्लावर और एक वाइट फ्लावर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है 3:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है कि जो प्राप्त पौधे होते हैं उसमें 3:1 का रेशियो आता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब जो भी वंशानुक्रम के नियम थे उनसे भली भांति परिचित हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।